हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गिटार्स बायोलॉजी। और आज हम बात करने वाले इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन पर। मतलब मैं आपको बताने वाली हूँ कि इससे आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड कॉन्सेप्ट्स क्या है और क्वेश्चंस क्या है आपके बोर्ड्स के लिए, चाहे वो महाराष्ट्र बोर्ड्स के लिए हो या सीबीएसई बोर्ड्स के लिए हो। क्योंकि हम जानते हैं कि इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ये आपको नीट में बहुत हाईली वेटेज रखता है, इनके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं इस पर। सिर्फ नीट में नहीं, ये आपको बोर्ड्स में भी हाईली वेटेज रखता है। इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और न्यूमेरिकल सबसे ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक आपको समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं। पहले हम देखते हैं कि इससे मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या है, यानी कॉन्सेप्ट ऐसे कौन से हैं जो रिपीट किए गए हैं। तो पहला जो आपको याद रखना है वो है 3 लॉज जो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में है, यानी कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये तीनों लॉज आपको याद रखने हैं। उसके साथ ही साथ आपको उसके रेशियोज भी याद रखने हैं, यानी कि मोनोहाइब्रिड हो गया, कोडोमिनेंस हो गया, टेस्ट क्रॉस हो गया, डायब्रिड हो गया। ये सारी चीजें तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगी, लेकिन ये जो लिंक्ड जीन्स है ये थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको आता है। और ये आपको कैसे आता है, ज्यादातर आपको इन दोनों के क्या कह सकते हैं कि कंपैरिजन में पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी याद रखना हो। उसके बाद आपको ब्लड ग्रुप्स के बारे में याद रखना है, यानी कि एबी ब्लड ग्रुप हो गया, जिसको कौन से सिनोटाइप, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होता है, मल्टीपल एलील्स भी होता है और कोडोमिनेंस भी होता है। यानी कि ये बी ए को ग्रो होने नहीं देता, मतलब कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करता, ए बी को कंप्लीटली डोमिनेट नहीं करने देता। तो दोनों भी क्या करते हैं, कोडोमिनेंस करते हैं। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन आपको पूछा जा सकता है। एक्स 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 वाई जो ह्यूमंस में होता है, जेड 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 वाई। हेप्लोडिप्लोइडी जो हनी बीज में ज्यादा मिलता है, जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से भी होता है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। इन सारी चीजों पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ये सारी चीजें आपको पूछते हैं। उसके बाद म्यूटेशंस। म्यूटेशंस दो तरह की होती है, हमें पता है, एक तो जीन लेवल पे, क्रोमोसोमल लेवल पे। तो इन सारी म्यूटेशंस के बारे में आपको याद रखना। उसके बाद उसके डिसऑर्डर्स, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, क्लिंगफिटर सिंड्रोम हो गया। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। तो ये सारे आपके क्या है, मोस्ट रिपीटेड कंसेप्ट है। तो इसी कंसेप्ट से यहाँ वहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और वो कैसे क्वेश्चंस है, अब हम इस स्लाइड में देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट बताइए। 2 मार्क्स में आपको पूछा जा सकता है डिफाइन एंड एक्सप्लेन, यानी कि डोमिनेंस का जो भी आपका लॉ है वो आपको क्या कहेंगे, डिफाइन कर लो और एक्सप्लेन कर लो कि क्या क्या है उस लॉ में। तो ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। डायब्रिड क्रॉस एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आपको 3-5 मार्क्स में न्यूमेरिकल्स में पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल्स में आपको ये याद रखना है, डायब्रिड क्रॉस एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट विद चेकर बोर्ड। आपको चेकर बोर्ड वहाँ पे देंगे या एक एक बार आपको नहीं भी देते हैं। तो अगर नहीं भी दिया है तो आपको कंपलसरी पुनेट स्क्वायर निकालना ही निकालना है। टेस्ट क्रॉस एंड बैक क्रॉस आपको पूछा जा सकता है 2-3 मार्क्स के लिए। और ज्यादा से ज्यादा ये आपको कहाँ पे पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन में। क्योंकि ये दो चीजें हैं जिसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस करके आते हैं। उसके बाद लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, ये दोनों चीजें हैं जो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है बच्चों के लिए। मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिन्होंने कंफ्यूज, मतलब इतना कंफ्यूज थे वो, कि टेस्ट क्रॉस को बैक क्रॉस करके आते हैं, बैक क्रॉस को टेस्ट क्रॉस करके आते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कोडोमिनेंस, कोडोमिनेंस को इनकम्प्लीट डोमिनेंस करके आते हैं। तो ये आपको कंपेयर टेबल में पूछा जा सकता है विथ एग्जाम्पल्स। ठीक है, ये आपको कैसे करना है, डिफरेंस बिटवीन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये करना है। ये डिफरेंस बिटवीन में ही ज्यादातर आता है। फिर आएगा हमारा मल्टीपल एलिनिज्म, यानी एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसमें आपको टेबल पूछा जा सकता है। यानी कि टेबल में पूछेंगे कि फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ एक आई ए जीन दिया होगा, पूछा होगा कि उसका ब्लड ग्रुप बताओ, या फिर ओ दिया होगा, आप बताओ उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा। जैसे आपको टेबल आ सकता है। उसके बाद पेडिग्री क्वेश्चंस, यानी कि फादर का ब्लड ग्रुप ए है, मदर का ब्लड ग्रुप बी है, बताओ बच्चे के ब्लड ग्रुप ओ होने के चांसेस कितने हैं, या बच्चे के ए बी ब्लड ग्रुप होने के चांसेस कितने हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस का मैंने और एक वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी आप जाके दे सकते हैं, मैं यहाँ पे ऊपर उसकी लिंक दे दूंगी, वहीं से आप देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म आपको पूछा जा सकता है कि एक्स वाई बताओ, जेड वाई एनवायरमेंटल से कहा कि एक्स वाई, मतलब ये भी आपको कैसे पूछा जा सकता है, कंपैरिजन में पूछा जा सकता है या न्यूमेरिकल्स में भी पूछा जा सकता है। यानी कि एक्स वाई है और ये फादर का
क्रोमोसोम है, XX मदर का क्रोमोसोम है। क्या पूछा जा सकता है आपको कि XX मदर का क्रोमोसोम है, तो बताओ कि बेबी गर्ल के होने के चांसेस कितने हैं, बेबी बॉय के होने के चांसेस कितने हैं। तो ऐसे आपको 2 या 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। अगेन ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपको पूछा ही पूछा जा सकता है। अगर आप CBSE के हैं, अगर आप CBSE में देख रहे हो, तो आपको केस स्टडी में तो ये आप रख लो, आपको केस स्टडी में तो पूछा ही पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल्स एंड एक्सप्लेनेशन तो पूछते ही है। अगर आप स्टेट बोर्ड से दे रहे हो तो न्यूमेरिकल्स एक्सप्लेनेशन पूछेंगे ही पूछेंगे। अगर आप CBSE दे रहे हो तो आपको केस स्टडी में क्वेश्चंस आता ही है कि लूप जीन्स बताओ कि मेंडल क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं, या एक साइंटिस्ट ने 2 जीन्स ले लिए, वो मेंडल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसका बताओ क्रॉस क्या, सॉरी, उसका फिनोटाइपिक रेशियो, जीनोटाइपिक रेशियो बताओ क्या आएगा। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स पूछते हैं वो लोग, सिम्टम्स बताओ, कॉज बताओ, कैरोटाइप बताओ। पेडिग्री एनालिसिस पे के बारे में पूछ सकते हो, जैसे हमने कहा कि फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे कि एक पेडिग्री चार्ट दे दिया, फादर का ये जीन है, तो बताओ गर्ल का जीन क्या होगा, क्या वो एक्स लिंक्ड है, या फादर का ये है तो सन का क्या होगा, क्या वो वाई लिंक्ड है या ऑटोसोमल है। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको पूछे जा सकती है। आपको 3 या 4 मार्क्स में, या अगर आप CBSE की हो तो आपको 5 मार्क्स में तो पूछे ही पूछा जाता है। वेरिएशन एंड म्यूटेशन आपको शॉर्ट नोट में, डिफाइन एग्जाम्पल में आ सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बता दिए हैं। आगे देखते कि आपको लिखना कैसे। तो 1 मार्क्स में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, डेफिनेशन पूछा जा सकता है, अलील, फिनोटाइप, जीनोटाइप, टेस्ट क्रॉस, म्यूटेशन, ये आपके सारे डेफिनेशंस पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल पूछा जा सकता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, और आइडेंटिफाई, मतलब जैसे आपको पहले कहा कि ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है बताओ, तो आपको पेडिग्री से पूछा जा सकता है। तो मैं आपको एक इस अलील का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी कि आपको लिखना कैसे है, क्योंकि डेफिनेशन में बहुत बच्चे गलती करते हैं। आप बोलोगे कि डेफिनेशन में क्या गलती है, मैं अभी बता दूंगी आप कैसे गलती करते हो। तो समझो फॉर एग्जाम्पल आपको अलील ये आ गया, ये आप समझो कि 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आ गया है, तो मैं आपको कहूंगी कि आप ना पहले इसका आंसर लिख लो। आपके सामने अगर बुक पड़ी है तो अभी बुक उठाओ, ये डेफिनेशन मत देखना, लेकिन खुद अपने से लिखो, और अभी जो मैं आपको बताऊंगी ना उससे आप कंपेयर करके देखो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, अलील अल्टरनेट फॉर्म्स, यानी कि ये आपका आना कंपल्सरी है। अल्टरनेट फॉर्म से ऑफ सेम जीन दैट ऑक्यूपाई सेम लोकस ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड कंट्रोल कॉन्ट्रास्टिंग टाइप्स। इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है इसका, क्योंकि यहाँ पे देखो आप कितने सारे आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला तो आपको ये याद रखना है कि वो अल्टरनेट फॉर्म्स है, यानी कि ये टी है और ये टी है, ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। अल्टरनेट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन, मतलब ये एक ही जीन ये क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है इन दोनों को। तो सेम जीन आपको याद रखना है। उसके बाद सेम लोकस, यानी कि इनका लोकेशन सेम होगा दो दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पे। एंड कंट्रोल कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, अगर आपने गलती से भी इसमें से एक भी पॉइंट आपने नहीं लिखा उस डेफिनेशन में, तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आपको ऐसा डेफिनेशन होना चाहिए। तो जो बच्चे ऐसा समझ रहे कि डेफिनेशन है, डेफिनेशन तो क्या 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 बोलते हैं आपकी बहुत इजी होगा, लेकिन डेफिनेशन अंडररेटेड है बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा फंसते हैं बच्चे और इसलिए इसे मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है और ये सारी चीज़ें आपको कंपलसरी लिखनी है अगर आपको फुल मार्क्स चाहिए तो। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ, वो है कि आपको एग्जाम्पल लिखना है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, डेफिनेशन पूछा है, डेफिनेशन लिख लिया, बात खत्म। जी नहीं, वो आपको कभी नहीं कहेंगे 1 मार्क के लिए राइट डिफाइन एंड डिफाइन विद एग्जाम्पल करके, ऐसा वो आपको नहीं बोलेंगे। लेकिन ये एक क्या कैसे अनसेड रूल होता है कि एक एग्जाम्पल होना ही चाहिए। आप ये भी एग्जाम्पल ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कोई न्यूटन का लॉ या ऐसा वैसा कुछ नहीं है। आपको ये अपने बेसिक सा ये भी अगर आपने कि याद रख लिया ना, तो भी आप एग्जाम्पल के तौर पे लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल लिखो। अगर आपने एग्जाम्पल लिख लिया है तो अगर आपने यहाँ पे कोई गलती की होगी, फॉर एग्जाम्पल आपने अल्टरनेट फॉर्म्स नहीं लिखा है, सेम चीज लिखना भूल गए हो, सेम लोकस नहीं लिखा है, तो इस एग्जाम्पल की वजह से क्या हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं कॉम्पनसेट हो जाएगा। तो इसलिए एग्जाम्पल लिखो, एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपसे। उसके बाद
हमारा आता है फिर फिनोटाइप। फिनोटाइप में आपको कौन सी बातें याद रखनी है, वो जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल डेफिनेशन आपको याद रखना है। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल के बाद आपको ये एक लाइन कंपलसरी लिखनी है, कौन सी, जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल इंटरेक्शन, जो डेफिनेशन में ही आता है लेकिन आपको बाद में उसे अलग से लिखना है, जीनोटाइप प्लस एनवायरमेंटल इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप लिखोगे, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो, यहाँ पे ये लाइन लिख लो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। क्योंकि इस लाइन से उस एक्सटर्नल को या उस एग्जामिनर को पता चलता है कि आपने कॉन्सेप्ट्स आपके सारे राइट है। तो अगर आपको कॉन्सेप्ट्स बताने हैं तो आपको ये दोनों चीजें कंपलसरी लिखनी है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है जीनोटाइप। जीनोटाइप में आपको क्या क्या याद रखना है, एक तो डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद एग्जाम्पल्स लिखने हैं, उसके बाद प्रॉपर फ्रूट आपको क्या लिखना है कि फिनोटाइप्स में भी सेम बट जीनोटाइप में डिफर। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये टीटी हो गया, ये टीटी हो गया, ये भी टॉल है, ये भी टॉल है, लेकिन इनका जीनोटाइप क्या है, डिफरेंट है। ये होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है। आप एग्जाम्पल में यही लिख सकते हो। अगर आपने सिर्फ ये लाइन और ये एग्जाम्पल लिख लिया ना, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, अब मैं गारंटी देती हूँ इसकी। ठीक है, उसके बाद टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन आपको कैसे डेफिनेशन लिखना है, और आप यहाँ पे पर्पस लिखना है। आपको क्या लिखना है ये भी पता होना चाहिए, यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं लिख सकते। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पर्पस क्यों किया जाता है टेस्ट क्रॉस, क्योंकि हमें क्या देखना होता है, जीनोटाइप देखना होता है, किसका, पेरेंट का, कि वो पेरेंट है वो होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट क्रॉस करते हैं। तो आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, उसका जो ये है रेशियो है वो लिखना है, प्लस ये पर्पस भी लिखना है। और आपने ये 3 चीजें लिख ली तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और ये आपको सिर्फ डेफिनेशन यानी 1 मार्क 2 मार्क में नहीं लिखना है। अगर ये टेस्ट क्रॉस आपको 3 या 4 मार्क्स में भी आ जाए, फॉर एग्जाम्पल टेस्ट क्रॉस बोलो विद एग्जाम्पल, तो आपको टेस्ट क्रॉस का डेफिनेशन लिखना है, पर्पस लिखना है, फिर उसका एग्जाम्पल आगे जाके एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीजें सिर्फ 1 और 2 मार्क्स के लिए नहीं है, लेकिन आपके 3 और 4 मार्क्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद न्यूट्रिशन, आपको क्या क्या लिखना है, डेफिनेशन तो लिखोगे ही, लेकिन और एक क्या पॉइंट लिखोगे, म्यूटेशन क्रिएट न्यू अलील्स एंड इंक्रीज वेरिएशन। मतलब जितनी वैरायटी है आज अर्थ पे वो सब किसकी वजह से है, म्यूटेशन की वजह से। अगर म्यूटेशंस नहीं होते तो हम सब इतनी वैरायटी में पैदा होते ही नहीं। एग्जाम्पल में आप क्या लिख सकते हो, सिकल सेल एनीमिया लिख सकते हो, थैलेसीमिया लिख सकते हो, जो क्या है, पॉइंट म्यूटेशन है। किसके वजह से होता है, ये म्यूटेशन की वजह से होता है। तो ये सारी चीजें आपको कंपलसरी लिखनी है, आपको कोई नहीं बताएगा ये लिखने के लिए, लेकिन मैं बता दूं क्योंकि मैंने चेक किए हैं पेपर और मुझे पता है कि कैसे आंसर्स होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको 2 मार्क्स के लिए कैसे पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स के लिए उत्तम मेंडल ने पी प्लांट क्यों सिलेक्ट किया है। यानी आपको पी प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं, यानी कि वो बाइसेक्सुअल है, उनका जो टाइम ड्यूरेशन वो कम है, एक ही प्लांट में आपको 7 से 8 क्या मिलेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगे। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस के बारे में आपको पूछा जा सकता है। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज होते हैं। आप बोलोगे इसमें कौन कंफ्यूज होता है, होते हैं, आप नहीं होते होंगे लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जो होते हैं, इनकम्प्लीट का कोडोमिनेंस का इनकम्प्लीट डोमिनेंस करके आते हैं। उसके बाद आपको टेस्ट क्रॉस, यहाँ पे देखो टेस्ट क्रॉस आ गया है, तो आपको टेस्ट क्रॉस में पहला क्या लिखना है, इसका डेफिनेशन लिखना है। फिर उसके बाद इसका पर्पस लिखना है। फिर उसके बाद आप जाओगे एग्जाम्पल के लिए। पहले ही इसका सिर्फ एक लाइन में आपने लिख लिया टेस्ट क्रॉस, फिर एग्जाम्पल पे चले गए, जी नहीं। 2 मार्क्स के लिए हो, 3 मार्क्स के लिए पहले डेफिनेशन लिखोगे और फिर उसका पर्पस लिखोगे और फिर एग्जाम्पल पे जाओगे। उसके बाद आपको कैसे प्रॉपर स्टाइलिंग करनी है, स्मॉल डायग्राम्स विद पुनेट स्क्वायर। अगर आपको मोनोहाइब्रिड, बहुत से मैंने बच्चों को देखा है वो सिर्फ 3 या 4 मार्क्स के लिए ही पुनेट स्क्वायर बनाते हैं, लेकिन नहीं, आपको 2 मार्क्स के लिए भी पुनेट स्क्वायर बनाना है। क्योंकि 2 मार्क्स के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा, मोनोहाइब्रिड आएगा। बहुत बहुत रेयरली आपको डायहाइब्रिड पूछते हैं, तो मोनोहाइब्रिड का पुनेट स्क्वायर निकालना इतना भी कोई मुश्किल नहीं है। या पेडिग्री टेबल अगर पूछा हो, फॉर एग्जाम्पल आपको ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा हो, तो मैं आपको कहूंगी कि आप एग्जाम्पल एक बता दो और एग्जाम्पल में आप पेडिग्री टेबल बता दो। यानी कि मदर का ये XX जीन हो गया, फादर का ये XY जीन हो गया, तो चाइल्ड का जीन XX हो गया तो फीमेल हो गई, XY हो गया तो बेबी बॉय हो गया। एग्जाम्पल
फादर क्या है, हम कह सकते हैं कि डिजीज्ड है, तो फीमेल क्या हो गई, जो भी उसकी डॉटर है वो कैरियर हो गई। तो आप ऐसे पेडिग्री टेबल से बता सकते हो, आपको मार्क्स ज़रूर से मिल जाएंगे। मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने टॉपर्स के पेपर में देखा है, जो कॉलेज में जो बच्चे टॉप करते हैं मैंने उनके पेपर्स में यही देखा है। वो ऐसा ही कुछ अलग करते हैं, वो कुछ दुनिया जहाँ का नहीं लिखते कि उन्हें यहाँ अच्छे मार्क्स मिलते हैं, वो ऐसा ही कुछ करते हैं एक्स्ट्रा। तो आपको भी यही करना है। उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है। अब बहुत से जो लड़के देख रहे हैं ये वीडियो बोलेंगे कि अब क्या अंडरलाइन भी करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। अगर आपको मार्क्स चाहिए तो अंडरलाइन करना पड़ेगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन्हें अंडरलाइन करना पड़ेगा। वापस एग्जाम्पल, चलिए वैसे मैंने आपको कहा कि एग्जाम्पल्स आप लिख लो, आपको ये एक एग्जाम्पल याद रखो। मैं ऐसा नहीं कह रही कि आपको हमेशा अलग अलग एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा। पूरे पी प्लान के कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे, रखने ही है ऑब्वियसली। लेकिन आप एग्जाम्पल एक ही याद रख लो, टॉल याद रख लो, ड्वार्फ कॉल ड्वार्फ याद रख लो, येलो ग्रीन याद रख लो। आप ऐसी चीजें याद रख सकते हो और आप वो लिख लो। उसके बाद आंसर शॉर्ट रखो। आप बोलोगे कि बाकी बोलते हैं कि बड़ा बड़ा लिखो, आप बोल रहे हो शॉर्ट लिखो, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब आपको अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो मैक्सिमम 6 to 7 पॉइंट्स ही चाहिए होते हैं। आप लिखते हैं 10 से 12 पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है, मतलब 7 के आगे के पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है। तो आप ऐसे ही अपना टाइम वेस्ट भी कराते हो। एंड ऑब्वियसली इन पूरे 10-12 पॉइंट्स आपने कैसे लिखे होते हैं, अपने एक ही पॉइंट को तोड़ के 2 पॉइंट्स में क्या हुआ होता है ऑब्वियसली। उसकी वजह से क्या होता है, वो एग्जामिनर जो पेपर चेक कर रहा है उसका कहीं ना कहीं इंप्रेशन वो खराब हो जाता है। फिर उसके बाद वो मार्क्स आपको शायद ही दे देगा। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप शॉर्ट लिखो, जितना पूछा है सिर्फ उतना ही लिखो, मीनिंगफुल लिखो। इसलिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा है कि मीनिंगफुल लिखो, बिन मीनिंग का कुछ भी मत लिखना। अगर नहीं आता है तो 2-3 पॉइंट लिख के छोड़ दो। बस भरना है मत करना, क्योंकि अगर आपने आपका एक क्वेश्चन भी उसका मूड खराब हो गया ना एग्जामिनर का, वो आगे आपके अच्छे वाले क्वेश्चंस को भी मार्क्स शायद से नहीं देंगे। इसलिए जितना आता है उतना मीनिंगफुल लिखो। आप ऐसी कुछ चीजें कर सकते हो, अगर आपको नई पॉइंट्स याद आ रहे हैं तो ऐसी चीजों में शायद आपको मार्क्स दे दे। लेकिन अगर आपने कुछ आंसर लिख दिया है, बस पॉइंट्स भरने के लिए लिख दिया है ना, तो आपको मार्क्स नहीं देंगे। ठीक है, तो 3 मार्क्स में आपको क्या क्या याद रखना है, कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप जिसे हमको कहाँ आ सकता है। आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका जो भी क्या कह सकते हैं पेडिग्री है या चार्ट है वो बनाना है। सेक्स डिटर्मिनेशन हनी भी वो आपको पूछा जा सकता है। हैप्लोइड यहाँ पे भी आपको चार्ट बनाना है। जो फीमेल है हनी क्वीन बी, वो अगर असेक्सुअली प्रोड्यूस मतलब अगर वो हैप्लॉइड है तो ड्रोन होगा, अगर वो डिप्लॉयड है तो वो वर्कर भी बन जाएगी। तो आपको क्या करना है, फ्लो चार्ट कंपल्सरी बनाना है। आप वहीं पर भी एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन हनी बी विथ फ्लो चार्ट ऐसा नहीं आएगा, विथ पेडिग्री चार्ट ऐसा नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ेगा फिर भी। उसके बाद आपको डायहाइब्रिड फिनोटाइपिक रेशियो भी पूछा जा सकता है विथ रीजन कि यही फिनोटाइपिक रेशियो क्यों आया है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। उसके बाद 4 मार्क्स में आपको क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, कंप्लीट डायहाइब्रिड क्रॉस विथ पुनेट स्क्वायर। यहाँ पे आपको ऑब्वियसली पुनेट स्क्वायर बोलेंगे ही, तो आपको बनाना है। उसके बाद लिंकेज रिकॉम्बिनेशन विथ मॉर्गन वर्सेस मेंडल। तो ये क्वेश्चंस ना बोर्ड अभी बहुत ज्यादा पूछ रहा है, क्योंकि मॉर्गन ने क्या कहा था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं होती है, 2 जीन्स लिंक्ड होते हैं। मेंडल ने क्या कहा था कि 2 जीन्स लिंक नहीं होते, वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। मतलब एक जीन का दूसरे जीन पे कोई भी एज सच अफेक्ट नहीं होता है। पर ये दोनों चीजें कैसी है, कॉन्ट्रास्टिंग है। तो आपको ये से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर आप सीबीएसई के हों तो आपको केस स्टडी में ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि आपको क्या लगता है ये जो एग्जाम्पल है किसे फॉलो कर रहा है, मॉर्गन को फॉलो कर रहा है, मेंडल को फॉलो कर रहा है। इसी सारी चीजें आपको पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको पेडिग्री दे सकते हैं। आइडेंटिफाई द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, यानी कि वो ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड है या डोमिनेंट रिसेसिव है, आपको इससे पूछा जा सकता है। उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। अगर एक्स लिंक्ड है तो एस लिंक क्यों है, क्योंकि फादर क्या है उसमें ऑब्वियसली फादर डिजीज्ड है, उसकी जो बेबी गर्ल है वो क्या है कैरियर है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक्स लिंक्ड है। ऑटोसोमल क्यों है, ऑटोसोमल रिसेसिव क्यों है, क्योंकि ऑब्वियसली हर मतलब गर्ल्स भी
क्या कह सकते हैं, इक्वली जा रहा है वो, यानी कि ऐसा नहीं कि से फादर टू बॉय जा रहा है, फादर टू बॉय भी जा सकता है, लेकिन रिसेसिव है क्योंकि एक जनरेशन स्किप कर रहा है। तो आप ऐसी चीज़ें जस्टिफाई में लिख सकते हो, आपको कंपल्सरी लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्रॉपर ट्रिप्स में आपको क्या बताऊंगी, इस पूरे टॉपिक के लिए पहले तो आपको पुनेट स्क्वायर निकालने हैं, नीटली निकालने हैं, और ऊपर से रूलर यूज करना है। ये रूल मैं बता रही हूँ बॉयज के लिए जो ये देख रहे हैं वीडियो, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे पुनेट स्क्वायर देखे हैं जहाँ पे हाथ से बनाया था, लिटरली हाथ से उन्होंने ऐसा स्क्वायर बनाया था, ऐसे पे ऐसे चार बनाए हुए थे, इतना बुरा दिखता है वो दिखने में। तो भाई भाई बच्चों, एक रूलर खरीद लो, जितना अभी 10-12 रुपए की एक रूलर आती है वो रूलर खरीद लो, आपके बायोलॉजी पेपर के लिए लेकर जाओ, और डार्क पेन से उसे निकालो ताकि आप अंदर का आप जो दिखते हो उसमें कंट्रास्टिंग लगे, दिखने में अच्छा दिखता है वो। तो बॉयज प्लीज रूलर का यूज करो, हाथ से निकालने की कोशिश भी मत करना, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे क्योंकि वो बहुत गंदा दिखता है। उसके बाद जीनोटाइपिक फिनोटाइपिक रेशियो लिखो, पूछा हो ना पूछा हो। अगर किसी ने पूछा नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ बोल सकते कि एक्सप्लेन द हाइब्रिड क्रॉस, दिस आर द जीनोटाइप, आपको सॉरी दिस आर द जीन्स, दिस आर द एलील्स, तो आपको बोलेंगे नहीं कि जीनोटाइप फिनोटाइप रेशियो लिखो, आपको लिखना कंपलसरी है। उसके बाद अगर आप समझो पेडिग्री का अगर क्वेश्चन आए तो आपको ये दो चीजें कंपलसरी लिखनी है, उसका पैटर्न और उसका रीजन। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटोसोमल रिसेसिव पैटर्न है, जैसे मैंने आपको पहले कहा था, तो आप क्या रीजन लिखोगे कि वो ट्राइड्स की जनरेशन करता है और इक्वल अकॉरेंस इन बोथ सेक्सेस, यानी कि मेल चाइल्ड फीमेल चाइल्ड दोनों भी क्या हो रहे हैं, इक्वली अफेक्टेड हो रहे हैं, उसे हम कहते हैं ऑटोसोमल रिसेसिव। तो अगर आपको कोई पेडिग्री पूछा जाए तो आपको ये दोनों चीजें कंपलसरी लिखनी है। उसके बाद आपको अंडरलाइन करना है मेन मेन चीजों को। उसके बाद आपको थियरी लिखने का भी ना क्या कह सकते हैं कि थियरी लिखने का भी एक पैटर्न होता है। पहले आपको स्टेटमेंट लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल आपको डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में पूछा हो, या क्या कह सकते हैं मॉर्गन की कोई थ्योरी हो, तो पहले आपको उसका स्टेटमेंट लिखना है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। वर्ड टू वर्ड स्टेटमेंट में आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। स्टेटमेंट में जैसा टेक्स्ट बुक में है आपको वैसा ही लिखना है। पहले आप स्टेटमेंट लिखोगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट पे जाओगे, फिर आप रिजल्ट लिखोगे, और फिर आपको वो रिजल्ट को एक्सप्लेन भी करना है। ये चीजें बच्चे बड़ा भूलते हैं, मतलब वो लिख देंगे 9s2 3s2 1, हो गया काम। ये क्यों आया 9, ये किस चीज का 9 आया है, ये जो 3 है ये 3 है, इसमें कुछ तो डिफरेंस है ना, इसमें एक कैरेक्टर डोमिनेट, इसमें एक कैरेक्टर डोमिनेट है, तो किसके बारे में लिख रहे हो आप, ये आपको बताना है। ये 1 जो आया है ये रेसेसिव, ये किस चीज का रेसेसिव है ये आपको बताना जरूरी है। तो 2-3 लाइन में आपको उसका इन्फरेंस लिखना कंपलसरी है कि ऐसा आपका क्यों आया है, और इसी लाइन में आना चाहिए। पहले आपने एक्सपेरिमेंट लिखा, फिर रिजल्ट लिखा, फिर इन्फरेंस लिखा, फिर आपको याद आया कि स्टेटमेंट भी लिखनी थी, या आपने एक्सपेरिमेंट लिखा, सॉरी स्टेटमेंट लिखा, एक्सपेरिमेंट लिखा, इन्फरेंस लिख दिया, रिजल्ट लिखना ही भूल गए, बाद में आपने रिजल्ट लिख दिया। तो इससे क्या इंप्रेशन पड़ जाता है, ऑब्वियसली वो चेकर को पता चल जाता है कि आपने यहाँ वहां से देख के लिखा हुआ है, तो वो क्या करेगा फिर, फिर उसका इम्प्रेशन में थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा है, इम्प्रेशन उसका आपका चला गया समझ लो, वो आपको मार्क्स नहीं देता है। तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर उसका एक्सपेरिमेंट लिखना है, फिर रिजल्ट लिखना है, फिर उसे एक्सप्लेन भी करना है। यहाँ पे आप अपना आंसर नहीं रोक सकते, ये लिख के आपको आंसर खत्म करना है। उसके बाद सब्सक्रिप्ट आपका करेक्टली लिखना है। ये गलती करते हुए मैंने बड़ा देखा है बच्चों को, ये ए को स्मॉल ए लिख देंगे, ये कैपिटल ए कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये आपको लिखना ऐसे ही लिखना है। मैं आपको कहूंगी कि आप ये डबल चेक कर लो एक बार, या अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आप पेंसिल से पहले लिख लो, फिर बाद में फिर डबल चेक कर लेना, और फिर क्या करना, उसे पेन से लिखना या पेंसिल से ही रहने दो एक बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये करेक्टली लिखो, इसमें कोई घोटाला मत करना, और आपका रेशियो फिर 9:3:1 आएगा। तो आपको ऐसी चीजें लिखनी है कि इस तरह से आपको इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस के आंसर्स लिखने हैं। मैंने आपको मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताए हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स भी बताए, उन्हें कैसे लिखना है ये भी पता है, आप कहाँ गलती कर सकते हो ये भी बताया है।
तो इन सारी चीज़ों को आपको याद रखना है और ये सारी चीज़ें आपको याद रख के ही आपने पेपर्स सॉल्व करने हैं। तो ऐसे ही मैंने और 2 से 3 टॉपिक्स पे क्वेश्चंस बनाए हैं, यानी कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बनाए हैं, आप उसमें भी एक बार चेक कर सकते हैं। और मैंने इसी टॉपिक पर इसके न्यूमेरिकल्स भी बनाए हैं जो आपको बोर्ड्स में पूछा जा सकता है, तो आपको उससे भी क्या करना है, एक बार देख लेना है। और आपको ऐसा ही और टॉपिक चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू।